हेलो मेरे प्यारे बच्चों, चूँकि अभी कल का वीडियो हमारा जो यूट्यूब चैनल के माध्यम से उज्ज्वल कोचिंग क्लासेज बाई यादव सर के नाम से अभी कल हमारा वीडियो बना है, उसी टॉपिक को लेकर के हम आपको वर्ब के प्रकार को कल हम समझा रहे थे। चूँकि इसके पहले मैं कहना चाहूँगा कि ज़मीन पे आकाश पैदा कर, ज़मीन पे आकाश पैदा कर, तू अपना विश्वास पैदा कर, मांगने से कुछ नहीं होता है मेरे दोस्त। ज़मीन पे आकाश पैदा कर, तू अपना विश्वास पैदा कर, मांगने से कुछ नहीं होता है मेरे दोस्त, तू अपना एक विश्वास पैदा कर। तो इस तरह से आइए इसी बातों पे मैं अपने टॉपिक को स्टार्ट करता हूं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कल आपको बता रहे थे कि वर्ब क्रिया। देखिए, किसी भी सेंटेंस का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है वर्ब होता है, और बिना वर्ब का कोई सेंटेंस नहीं बनता है। इसीलिए कहा जाता है कि इंग्लिश का वर्ब ही एक आत्मा होती है। तो कल हमने आपको बताया था कि वर्ब दो प्रकार का होता है, एक होता है फिनिट वर्ब और दूसरा होता है नॉन फिनिट वर्ब। कल हमने कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताया था। हमारा कल का पार्ट 1 था और पार्ट 2 आज हम इसको जारी करेंगे। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। देखिए, आपका सपोर्ट हमारा एक ऊर्जा का काम करेगा। आप जितना भी हमारा सपोर्ट करेंगे उतना ही हमें एक तरह का एनर्जी मिलेगा, हमारा मनोबल बढ़ेगा। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए आइए अपने टॉपिक पर हम चलते हैं। तो देखिए, वर्ब के दो प्रकार यहाँ पे डायग्राम जो बनाए हैं कि वर्ब के दो प्रकार हैं, एक फिनिट वर्ब है और एक नॉन फिनिट वर्ब है। यहाँ पर लिखा गया कि इनके 4 भेद होते हैं, मतलब फिनिट वर्ब के 4 भेद होते हैं। तो आइए उसके पहले हम आपको बता दें कि इंग्लिश इतिहास में जो हेल्पिंग वर्ब होता है, देखिए अभी लास्ट में हमारा पॉइंट है ऑक्सिलरी वर्ब, ये सहायक क्रिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम सभी वर्ब के बारे में आपको अध्ययन कराएंगे, तत्पश्चात एग्जाम्पल के साथ इसको समझाएंगे। तो देखिए, वर्ब के 2 प्रकार होते हैं, एक फिनिट वर्ब और एक नॉन फिनिट वर्ब। फिनिट वर्ब 4 प्रकार के होते हैं, ठीक। फिनिट वर्ब 4 प्रकार के होते हैं। पहला है इंट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा है ट्रांजिटिव वर्ब, तीसरा है लिंकिंग वर्ब और चौथा है ऑक्सिलरी वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? ऐसे वर्ब जो सब्जेक्ट के बाद आए और उसमें कोई ऑब्जेक्ट ना हो, मतलब विदाउट ऑब्जेक्ट का ऐसा सेंटेंस जिसका ऑब्जेक्ट ही ना हो, केवल वर्ब से ही उसका भाव निकल जाए, उसी को हम इंट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। जैसे मानिए कोई सेंटेंस है कि राम वीप्स, यानी राम रोता है। कौन रोता है? राम। तो राम रोता है, क्या इसके नेक्स्ट कोई वर्ड हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं? राम रोता है। अगर ये कह सकते हैं कि राम रात में रोता है, तो रात में कोई ऑब्जेक्ट होता नहीं है। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट के बाद प्रेडिकेट हो और प्रेडिकेट एक शब्द में हो। जब किसी सेंटेंस में प्रेडिकेट एक शब्द में होता है तो वह वर्ब होता है। अगर वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट न हो तो इसी वर्ब को हम बोलेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। ये आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे राम वीप्स, राम रोता है, इसमें वीप्स क्रिया है। और इसी वीप्स, देखिए जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए अगर हम कोई सेंटेंस लिख दिए, जैसे राम राइट्स, ठीक है। राम पत्र लिखता है, राम राइट्स में राम पत्र लिखता है, और यही वाक्य नीचे लिख दिए कि राम राइट्स ए लेटर, राम राइट्स ए लेटर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए सेम सेंटेंस है, लेकिन इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है? राम। पहले वाक्य में सब्जेक्ट हमारा राम है और दूसरे वाक्य में भी सब्जेक्ट हमारा क्या है? राम है। लेकिन सब्जेक्ट के बाद यहाँ देखिए, सब्जेक्ट के बाद जो बचा हुआ भाग है यह प्रेडिकेट है। तो यहाँ प्रेडिकेट क्या शब्द में है? एक शब्द में। यानी सब्जेक्ट के बाद जो हमारा प्रेडिकेट पार्ट आ रहा है, तो अगर सब्जेक्ट के बाद अगर एक शब्द प्रेडिकेट आ रहा है तो इसको हम बोलेंगे ट्रांजिटिव। जी सर। देखिए इसको बोलेंगे इंट्रांजिटिव। और यहाँ पर देखिए राइट्स के बाद ए लेटर है, यानी यह राइट्स क्या है? यह आपका वर्ब है।
राइट्स क्या है? वर्ब है। और ये आपका ऑब्जेक्ट है। राइट्स क्या है? वर्ब है और बाकी क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो राइट्स आपका वर्ब है और जो शेष उसके आगे बढ़ा वो ऑब्जेक्ट है। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या देखा कि यहाँ राइट्स वर्ब है, ठीक। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अभी आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ सब्जेक्ट के बाद दिया राइट्स, यहाँ भी सब्जेक्ट के बाद दिया राइट्स, यहाँ सब्जेक्ट के बाद जो राइट्स है ये वर्ब है और यहाँ भी सब्जेक्ट के बाद जो राइट्स है वर्ब है। लेकिन यहाँ वर्ब के बाद कोई शब्द नहीं है, तो इस वर्ब को हम बोलेंगे इंट्रांजिटिव। क्या बोलेंगे? इंट्रांजिटिव। मतलब जिस सेंटेंस में वर्ब के बाद कोई शब्द न आवे तो उसी वर्ब को हम क्या बोलेंगे? इंट्रांजिटिव। और जिस सेंटेंस में वर्ब के बाद अगर कोई शब्द आ जाए अर्थात वह ऑब्जेक्ट हो तो उसी शब्द को, उसी वर्ब को हम बोलेंगे क्या? ट्रांजिटिव वर्ब। इस तरह से यह वर्ब आपका है इंट्रांजिटिव और दूसरा है क्या है? ट्रांजिटिव, ठीक है। तो इसमें पहले सेंटेंस में यह ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है और दूसरे में क्या है? ट्रांजिटिव है, ठीक है। इस तरह से वर्ब 4 प्रकार का बताए, वो भी फिनिट वर्ब 4 प्रकार का होता है। पहला इंट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा ट्रांजिटिव वर्ब, तीसरा है लिंकिंग वर्ब और चौथा क्या है? ऑक्सिलरी। बात समझ में आ रही है? तो आइए सबसे पहले एक एग्जाम्पल और आपके सामने हम रख रहे हैं। अभी देखिए कुछ लोग को समझ नहीं आ रहा है, कुछ लोग को समझ नहीं आ रहा है। एक बार और पुनः आप देखें। जैसे अगर मान लीजिए लिखा है कि राम स्लिप्स, जैसे राम का नाम सुन लीजिए, मान लीजिए कोई और नाम, जैसे मान लीजिए राधा लिख दिए, राधा। देखिए राधा स्लिप्स, राधा रोती है, राधा सोती है, राधा सोती है। तो राधा स्लिप्स, राधा सोती है, इसमें सब्जेक्ट क्या है? राधा। लेकिन सब्जेक्ट के बाद जो शेष शब्द आता है इसी को हम वर्ब कहते हैं। आप बताइए क्या इस वर्ब के बाद और कोई शब्द आया है? अगर इस वर्ब के बाद और कोई शब्द नहीं आया है, इसी वर्ब को हम कहते हैं इंट्रांजिटिव। क्या कहते हैं? इंट्रांजिटिव। लेकिन अगर वही लिख दें कि मोहन गोज टू स्कूल, मोहन गोज टू स्कूल, तो इस वर्ब के सब्जेक्ट मोहन है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब आता है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या आता है? वर्ब। ये आपका वर्ब है। लेकिन इसके बाद जो आया स्कूल, तो स्कूल एक स्थान का नाम है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो जिस सेंटेंस में वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो तो उस वर्ब को इंट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। जिस सेंटेंस में वर्ब के बाद कोई क्या हो? ऑब्जेक्ट हो, तो इस वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से पहला आपका इंट्रांजिटिव, दूसरा पहला इंट्रांजिटिव, दूसरा क्या है? ट्रांजिटिव। अब आइए आपको बताएंगे लिंकिंग वर्ब क्या है। लिंकिंग वर्ब, देखिए लिंकिंग वर्ब किसको बोलते हैं? लिंकिंग वर्ब का मतलब होता है कि संयोजक क्रिया। लिंकिंग वर्ब का मतलब संयोजक, मतलब ऐसा सेंटेंस जिसमें कॉम्प्लीमेंट की आवश्यकता हो, ऐसा सेंटेंस जिसमें कॉम्प्लीमेंट की आवश्यकता हो, उसी को हम लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। जैसे मान लीजिए लिख देंगे हम, जिस मान लीजिए अपने ही लिख दें आई एम ए टीचर, आई एम ए टीचर। अब देखिए आई एम ए टीचर, यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, बाकी भाग आपका प्रेडिकेट में आता है, ठीक है। तो जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट के द्वारा कोई कार्य नहीं होता है तो उस सेंटेंस में आए हुए जितनी भी क्रियाएं होती हैं उसी को हम कौन सा शब्द बोलते हैं? लिंकिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? देखिए टेंस मुख्यतः 3 होते हैं, लेकिन प्रत्येक टेंस के 4 भेद होते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसी तरह पास्ट का होता है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसी तरह फ्यूचर के भी 4 होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस तरह से टोटल टेंस 12 होते हैं। तो टेंस का मतलब ये होता है कि जिसमें कार्य सूचक क्रिया हो, यानी जिसमें काम करने का बोध हो। यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ, तो हम कोई कार्य कर रहे हैं, यहाँ पे हम कोई कार्य नहीं करें। जैसे मान लीजिए हम बोल दिए, एक वाक्य बोल दिए मिल्क इज व्हाइट,
देखिए एक सेंटेंस मिल्क इज व्हाइट, मतलब दूध सफेद होता है। यहाँ पर कौन सा कार्य हो रहा है? कोई कार्य हो रहा है। तो जिस सेंटेंस में कोई कार्य नहीं होता है, ऐसे सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब आता है उसी को कहते हैं लिंकिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? लिंकिंग वर्ब। और लिंकिंग वर्ब के बाद जो शब्द आता है इसको बोलते हैं कंप्लीमेंट। अब देखिए इसमें आई सब्जेक्ट है, इसमें मिल्क सब्जेक्ट है, लेकिन एम वर्ब है, इज भी वर्ब है, लेकिन एम और इज के बाद जो शब्द आया है इनको बोलते हैं कंप्लीमेंट। क्या बोलते हैं? कंप्लीमेंट। यही कंप्लीमेंट होता है। तो जिस सेंटेंस में कंप्लीमेंट का प्रयोग होता है उसी सेंटेंस में आए हुए वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, और हेल्पिंग वर्ब को ही हम कहते हैं लिंकिंग वर्ब। ठीक है, तो आइए इंग्लिश इतिहास में टोटल कितने हेल्पिंग वर्ब होते हैं? टोटल हेल्पिंग वर्ब कितने होते हैं इंग्लिश इतिहास में? तो आइए लिंकिंग वर्ब हैव कहिए, हैड कहिए, और तीसरा होता है जो होता है डू के रूप में। देखिए जो बी के रूप में होता है इसमें आता है इज, एम, आर, वाज, वेयर। इज, एम, आर, वाज, वेयर। उसी तरह हैव का मतलब होता है हैज, हैव, हैड। देखिए 3 इसमें हो गया, हैज, हैड। और डू का मतलब होता है डू, डज, और एक तो डिड। अब इसको काउंटिंग कर लेंगे, इज, एम, आर, वाज, वेयर 5 हो गए, हैज, हैव, हैड 5 3 8 हो गए, और डू, डज, डिड। ठीक है, डू, डज, डिड, इनकी संख्या हो गई आपकी 11। टोटल संख्या कितने हो गए? 11। इस तरह से अगर कोई पूछता है कि इंग्लिश इतिहास में प्राइमरी वर्ब कितने होते हैं, तो प्राइमरी वर्ब कितने होते हैं? 11। प्राइमरी वर्ब का मतलब है कि जो टेंस बनाने में सहायता करती है। आप 12 टेंस बनाए होंगे ना, उन 12 टेंस में हम केवल इन्हीं सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, और इन सहायक क्रिया का प्रयोग कहीं निगेटिव में करते हैं, तो कहीं इंट्रोगेटिव करते हैं, तो कहीं अफर्मेटिव करते हैं। ठीक है, यानी प्राइमरी वर्ब मतलब प्राथमिक सहायक क्रिया। प्राइमरी वर्ब ने प्राथमिक सहायक क्रिया। जब कोई बच्चा किसी स्कूल में पढ़ने जाता है तो हम प्राइमरी वर्ब से ही स्टार्ट करते हैं, लेकिन वही जब हम बड़े होते हैं और 4 5 6 7 8 9 10th क्लास में पढ़ते हैं तो हमें ट्रांसलेशन पढ़ाया जाता है। और ट्रांसलेशन में 2 तरह का वाक्य आता है, एक अकेली क्रिया और एक कार्य सूचक क्रिया। तो अकेली क्रिया का मतलब ये होता है कि जिसमें सब्जेक्ट के द्वारा कोई कार्य नहीं हो रहा है, लेकिन कार्य सूचक क्रिया जो होता है कि जिसमें सब्जेक्ट के द्वारा कोई कार्य होता है। तो जब हम ट्रांसलेशन बनाते हैं तो टेंस में यही हेल्पिंग वर्ब उनका मतलब क्या करता है? सहयोग करता है। जो हेल्पिंग वर्ब है ये, जैसे इज, एम, आर, वाज, वेयर 5 हो गए, हैज, हैव, हैड हो गए 5 3 8, डू, डज, डिड हो गए। इस तरह इनकी संख्या टोटल 11 है। तो इस तरह से कोई पूछेगा कि इंग्लिश इतिहास में टोटल हेल्पिंग वर्ब कितने होते हैं, तो आप उनकी संख्या कितना बताएंगे? 11। ठीक है, अब आइए मॉडल वर्ब। देखिए मॉडल वर्ब क्या होता है, आइए थोड़ा सा यहाँ पर हम बता दें आपको। देखिए मॉडल, चूंकि ब्लैक बोर्ड छोटा है यहाँ पर ध्यान देंगे। देखिए मॉडल वर्ब जो होता है यह इनकी संख्या होता है 13। मॉडल वर्ब की संख्या कितनी होती है? 13। और मॉडल क्या है? वह है आपका है शैल। देखिए शैल है, और SHOULD, शुड। उसके बाद आएगा विल, वुड आएगा, विल, वुड। उसके बाद कैन, कुड, मे, माइट। इस तरह इनकी संख्या 8 हो गई। देखिए शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट। देखिए शैल, विल, कैन, मे ये प्रेजेंट फॉर्म है इसके, और शुड, वुड, कुड, माइट ये पास्ट फॉर्म है। ठीक है, और उसके बाद आएगा जैसे मस्ट होता है, MUST मस्ट होता है। उसके बाद OUGST। देखिए 8 लिखते हैं, इसके साथ 2 लिखते हैं, मस्ट मैंने चाहिए, 8 मैंने चाहिए। उसके बाद डेयर होता है, उसके बाद नीड होता है, NEED नीड होता है। उसके बाद यूज्ड टू। देखिए अब इनको काउंटिंग करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इनकी संख्या कितनी होती है? 13। और इनकी संख्या कितनी होती है? 11। इस तरह से हम जब जोड़ेंगे तो इस तरह जोड़ेंगे हम 11 + 13 = 24। इस तरह से यह टोटल इनकी संख्या होती है 24। कितनी होती है? 24। तो आज से जान जाइएगा कि इनमें से कोई भी हेल्पिंग वर्ब अगर किसी भी इंग्लिश किताब में आ गया, चाहे आप ग्रामर पढ़ रहे हो, चाहे इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ रहे हो, चाहे इंग्लिश में किसी भी क्लास की किताब, चाहे क्लास 1 का किताब लीजिए, क्लास 5 का लीजिए, क्लास 8 का लीजिए, चाहे क्लास 10th का, चाहे 11th 12th का किताब लीजिए,
या किसी भी BSc MSc की किताब लीजिए, अगर कहीं भी ईच एम आर वाज वेयर हैज हैड डू डज डिड शैल शुड विल वुड कैन कुड मे माइट मस्ट आर डेयर नीड यूज टू, अगर इनमें से कोई शब्द दिखाई देता है तो इनको हम हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हैं। किस वर्ब के नाम से? हेल्पिंग। तो आज से आपसे कोई पूछेगा कि टोटल हेल्पिंग वर्ब कितने होते हैं, तो कितने होते हैं? 24। कितने होते हैं? 24। और इनके दो पार्ट होते हैं, एक का नाम क्या है? प्राइमरी, और दूसरे का नाम मॉडल। प्राइमरी कितने होते हैं? 11, ठीक है, और मॉडल कितने होते हैं? 13। इस तरह से इनकी संख्या हो गई 24, ठीक है। तो कोई भी छात्र अगर इंग्लिश पढ़ना चाहता है तो आपको माइंड करना पड़ेगा कि इंग्लिश इतिहास में टोटल हेल्पिंग वर्ब की संख्या कितनी होती है? 24। चाहे हम ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, अब देखिए ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो ट्रांसलेशन में केवल इन्हीं हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस डू या डज, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस इज एम आर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज हैव, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हैज बीन और हैव बीन। देखिए इसी में से सहायक क्रिया आया है। उसी तरह मान लीजिए हम पास्ट का पढ़ते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट डिड, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस वाज अवेयर, पास्ट परफेक्ट टेंस हैड आता है, और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हैड बीन। अभी हमने 8 टेंस का नाम लिया और 8 टेंस में आपको इन्हीं सहायक क्रिया में से यूज करना है। मतलब ये हुआ कि जब भी हम ट्रांसलेशन पढ़ते हैं 12 टेंस, तो उन 12 टेंस में केवल इन्हीं हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। देखिए इनका नाम है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब माने हेल्प करना। हेल्प करने का मतलब है कि जब भी हम टेंस बनाते हैं तो यही हेल्पिंग वर्ब आकर के बीच में उस ट्रांसलेशन को बनाने में हमारी क्या करती है? हेल्प करती है, ठीक है। इसलिए इनका नाम क्या रख दिया गया? हेल्पिंग वर्ब। और जो मॉडल होते हैं तो वास्तव में मॉडल होते हैं, ठीक है, या किसी भी सेंटेंस के भाव के अनुसार आते हैं। जैसे फ्यूचर टेंस का प्रयोग करते हैं तो शैल विल का प्रयोग करते हैं, उसके बाद विल वुड का। देखिए कैन कुड, जैसे मैं इस पेड़ पर चढ़ सकता हूं, मैं इस सवाल को हल कर सकता हूं। तो जहां पर कहने मतलब आपको पावर की बात किया जाए, सामर्थ्य की बात किया जाए, एबिलिटी की बात किया जाए, वहां पर कैन का प्रयोग करते हैं। फिर मेक अपॉन, उसके बाद मस्ट और आर्ट का प्रयोग होता है। जैसे हमें घर जाना चाहिए, उन्हें सोना चाहिए, उन्हें पढ़ना चाहिए, तो चाहिए क्या? अंग्रेज मस्ट और आर्ट। मतलब कुल मिला जुला करके कि टोटल हेल्पिंग वर्ब इंग्लिश में कितने होते हैं? 24, ठीक है। तो इस तरह से आपको हमने बताया कि लिंकिंग वर्ब की संख्या होती है 24। कितनी होती है? 24, ठीक है। केवल लिंकिंग वर्ब नहीं, लिंकिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब, ये दोनों का उपयोग ये सहायक क्रिया पर करती हैं, ठीक है। तो ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब वही होता है कि जो ट्रांसलेशन बनाने में टेंस का क्या करता है? मदद करता है। उन्हीं को हम कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब। चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो, प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर कंटीन्यूअस हो, कोई भी टेंस हो, हम जब भी ट्रांसलेशन बनाते हैं तो उस ट्रांसलेशन बनाने में यही हमारी हेल्पिंग वर्ब इस ट्रांसलेशन बनाने में क्या करती है? मदद करती है। इसी ने इसका नाम रख दिया गया ऑक्सिलरी वर्ब। क्या रखा गया? ये ऑक्सिलरी वर्ब ही 2 प्रकार की होती हैं, एक प्राइमरी होता है, एक मॉडल होता है। प्राइमरी कितने होते हैं? 11, और मॉडल कितने होते हैं? 13। अच्छा, तो इन दोनों में कॉमन है। जैसे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में हमने बताया कि जिस सेंटेंस में केवल वर्ब आएगा उसको इंट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे, जिस सेंटेंस में वर्ब के बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा, तो उनको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। सेम यहाँ भी दोनों में अंतर करेंगे, ठीक है। इनका भी वही कंपैरिजन है। जब किसी सेंटेंस में काम करने का बोध नहीं होगा तो वहां लिंकिंग वर्ब काम करेगा। कौन वर्ब? लिंकिंग वर्ब। यही लिंकिंग वर्ब जो आप यहाँ सामने ब्लैक बोर्ड पर देख रहे हैं, ठीक है। ब्लैक बोर्ड नहीं, सॉरी, व्हाइट बोर्ड, ठीक है। आप व्हाइट बोर्ड पर जो देख रहे हैं यहाँ पे यही लिंकिंग वर्ब काम करेगा। उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब यही वर्ब होता है, प्राइमरी और क्या? मॉडल। क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब ही 2 प्रकार का होता है, एक प्राइमरी होता है, क्या होता है? मॉडल। तो लिंकिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, ये दोनों वर्ब प्राइमरी और मॉडल का उपयोग करते हैं। टेंस जब बनाएंगे तो ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग कर देंगे। जब टेंस नहीं बनाएंगे, मतलब उसमें काम करने का बोध नहीं होगा, यूज ऑफ इज एम आर, यूज ऑफ वाज वेयर, तो उसमें उसको हम कहेंगे लिंकिंग वर्ब, ठीक है। अब आइए, नॉन फिनिट वर्ब 3 प्रकार का होता है, ठीक है। नॉन फिनिट वर्ब आपका कितने प्रकार का होता है? 3। देखिए नॉन फिनिट वर्ब 3 प्रकार का होता है। तो उसमें आपका है, तीसरा नंबर है जिरंड। तीसरा नंबर है जिरंड। तीसरा नंबर है जिरंड। देखिए
नॉन फिनिट वर्ब, ये 3 तरह का होता है। अगर आपको फिनिट और नॉन फिनिट वर्ब पढ़ना है तो हम अपना पिछला वीडियो जो हम डाले हैं, ठीक है, वर्ब के प्रकार, उसमें आप फिनिट और नॉन फिनिट वर्ब अगर पढ़ लेंगे तो समझ लीजिए चुटकियों का खेल है। आप पढ़ेंगे तो पढ़े दीजिए, एक बार हमारा वीडियो तो देखिए। देखिए वीडियो देखने का मतलब ये होता है कि आप किसी भी चीज को एक व्यवस्थित क्रम से देखिए। जैसे कल हमने वीडियो डाला था तो उसमें हमने वर्ब के 2 प्रकार का ज़्यादा चर्चा किया था, एक फिनिट वर्ब, एक नॉन फिनिट वर्ब। आज का हमने वीडियो डाला, आज वीडियो हम जो आपको बना रहे हैं प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो उसमें हमने बताया कि इनके 4 भेद होते हैं। पहला है इंट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा ट्रांजिटिव वर्ब, तीसरा है लिंकिंग वर्ब, चौथा ऑक्सिलरी वर्ब। उसके बाद सीधे हम नॉन फिनिट वर्ब की बात करेंगे। ये 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है पार्टिसिपल, एक होता है इन्फिनिटी और एक होता है जिरंड। देखिए पार्टिसिपल क्या होता है? पार्टिसिपल कुछ बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपल का मतलब नहीं समझते हैं। पार्टिसिपल क्या मतलब होता है, जैसे हम किसी वर्ब का जो फॉर्म बनाते हैं, जैसे हम बोलते हैं गो, वेंट, गॉन, गो वेंट गॉन। अब देखिए गो वेंट गॉन, गो को हम फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं, वेंट को क्या बोलते हैं? सेकेंड, और गॉन को हम बोलते हैं थर्ड। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो जो गो बोलते हैं इनको बोलते हैं प्रेजेंट फॉर्म। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट। जो वेंट है इनको बोलते हैं पास्ट फॉर्म। क्या बोलते हैं? पास्ट फॉर्म। लेकिन जो गॉन है इसी का नाम है पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं? यानी कुल मिला जुला करके कि जब किसी वर्ब को 3 फॉर्म में हम जब चेंज करेंगे तो जो तीसरी फॉर्म होती है उसी को हम ग्रामर की भाषा में क्या नाम देते हैं? पार्टिसिपल। जैसे ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, डिग, डग, डग, ठीक है। उसके बाद होता है जैसे राइज, रोज, राइजेन होता है, ठीक है। अवेक, अवोक, अवेकेन, बहुत सारा वर्ब है, ठीक है। राइट, रोट, रिटेन। तो राइट प्रेजेंट फॉर्म होता है, रोट पास्ट फॉर्म होता है, और जिसको हम तीसरी फॉर्म रिटेन बोलते हैं, रिटेन, उसी रिटेन को हम ग्रामर की भाषा में क्या बोलते हैं? पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं? पार्टिसिपल। तो देखिए यहाँ पर आपका पार्टिसिपल क्लियर हो गया। अब आइए इन्फिनिटी किसको कहते हैं? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी बहुत आसान तरीका है। जब किसी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा दिया जाता है उसी को हम इन्फिनिटी बोलते हैं। जैसे एक वाक्य है कि टू स्विम इज गुड फॉर हेल्थ। देखिए टू स्विम इज गुड फॉर हेल्थ। टू स्विम माने तैरना, इज माने है, गुड माने अच्छा है, फॉर हेल्थ में स्वास्थ्य के लिए, यानी तैरना स्वास्थ्य के लिए क्या है? अच्छा है, ठीक है। तो टू स्विम जब किसी इंग्लिश वाक्य की स्टार्टिंग टू से होता है, जब किसी इंग्लिश वाक्य की स्टार्टिंग टू से होता है तो 99% टू हमेशा वर्ब के साथ आता है। और टू वर्ब के साथ क्यों आता है? क्योंकि वर्ब को एक सब्जेक्ट बना के जाता है। क्या बना के जाता है? सब्जेक्ट। तो जब किसी इंग्लिश का स्टार्टिंग टू से होता है तो टू और प्लस बगल वाला वर्ब इनको मिला करके इसी को बोलते हैं हम सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। और जब कोई वर्ब सब्जेक्ट का काम करता है तो इसी को कहते हैं इन्फिनिटी। क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी। नहीं समझ रहा है? देखिए अब उसके बाद देखिए अगला नंबर दिया है। अगर इसी सेंटेंस को हम लिखते हैं कि स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, गुड फॉर हेल्थ। देखिए स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। यहां देखिए यहां पर दिया स्विमिंग। स्विमिंग शब्द जो बना है इस वर्ब में क्या लगा है? आईएनजी। तो जब किसी इंग्लिश वाक्य स्टार्टिंग टू से शुरू होती है तो इसको इन्फिनिटी बोलते हैं। और जब किसी इंग्लिश वाक्य की स्टार्टिंग किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है तो इसको बोलते हैं जिरंड। क्या बोलते हैं? जिरंड। तो देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट एज ए इन्फिनिटिव और यहाँ सब्जेक्ट एज ए जिरंड। कर दो